परिवार से। हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी जी। तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरफराज आलम है। मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देवे के चाहता नहीं। ये परिचय ये लिए जरूरी बा कि बाद के जो भी विचार हुई ये परिचय पे आधारित बा। हमार पैदाइश गोपालगंज जिला के एक छोटे गांव में भाई, गांव का नाम है सरिया अख्तियार। और 1988 में हाई स्कूल पास करनी, लेकिन 16, 17, 18 साल की उम्र के पहले के जो वक्त रहे बड़ा ही अभाव के वक्त रहे और बहुत ही मेहनत के भी वक्त रहे। तो पढ़ाई के साथ साथ हल बैल, पगहा, पैना, नाथ, खुरपी, हसुआ, कुदाल, जाप सबसे आदमी वाकिफ रहे। तो मौका मिलल 1988 में हम अलीगढ़ गए नी। वहाँ पे 5 साल हम 10+2 और फिर बीए कैनी। अलीगढ़ में एक वाकया बा हम सुनावे के चाहता नहीं कि हर यूनिवर्सिटी में रैगिंग बोला या इंट्रोडक्शन भी कई जगह बोले जाला एकरा के। तो ये तहत हमरा से हमारे सीनियर पूछले कि भाई आपकी मातृ जबान क्या है। तो मैं बताया कि मेरी मातृ जबान भोजपुरी है। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि एक जो सीनियर थे वेस्टर्न यूपी से थे, उनको यकीन नहीं हुआ कि एक मुस्लिम का मातृ जबान भोजपुरी कैसे हो सकता है। और दुखी भी हुए और थोड़ा नाराज भी हुए और बोले कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने परिवार में भोजपुरी नहीं उर्दू भाषा बोलें। उसके बाद से दूसरी घटना, जब मैं जेएनयू गया जहाँ पे मैं लगभग 10 साल तक रहा, 1993 से लेकर के 2002 तक, 3 तक। तो वहाँ 2001 में जब जनगणना चल रहा था, तो जनगणना में भी जो जनगणना इनुमरेटर थे वो आके पूछे कि भाई आप की मातृभाषा क्या है। तो मैं बताया कि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। तो उनको अगेन बड़ा अजीब ढंग से वो देखने लगे और ये उनको यकीन नहीं हुआ कि एक मुस्लिम की मातृभाषा भोजपुरी कैसे हो सकती है। तो ये दो जो घटनाएं हैं मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमरा खातिर बहुत ही इम्पोर्टेंट बा, हमारा पहचान खातिर खास करके बहुत इम्पोर्टेंट बा कि आखिर मैं कौन हूँ, एक मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान क्या है। मुस्लिम को लगता है, खास करके ऐसे मुस्लिम जो अर्बन और प्योर अपने आप को समझते हैं, कि अगर मैं भोजपुरी भाषा बोलता हूँ तो थोड़ा सा इन्फीरियर हूँ। और जबकि हिंदू को शायद यकीन नहीं हो रहा है कि एक मुस्लिम भोजपुरी भाषा भी बोल सकता है। तो मैं यहाँ पे ये आर्गू करूँगा कि करेक्ट चाहता नहीं कि एक भोजपुरी क्षेत्र में रहे वाला मुसलमान के कई सारे आइडेंटिटी हो सकता, और उनमें एक जो सबसे बड़ा आइडेंटिटी बा वो भोजपुरी आइडेंटिटी बा। जैसे केरला में रहे वाला मुसलमान के आइडेंटिटी बा मलयाली मुस्लिम, या आसाम में रहे वाला मुसलमान का आइडेंटिटी बा असमीज मुस्लिम या मियाँ भी बोलते हैं। उस तरह से बंगाली मुस्लिम एक आइडेंटिटी बा, पंजाबी मुस्लिम आइडेंटिटी बा, मैसूरी, हैदराबादी या भोपाली मुस्लिम आइडेंटिटी बा। यही तरीके से भोजपुरिया मुस्लिम भी एक आइडेंटिटी बा। ये बात के एहसास होके के चाहिए।
जेएनयू के बाद से हम पीएचडी करनी, उसके बाद से हम बिहार वापस करनी, गोपेश्वर कॉलेज गोपालगंज में 2 साल पढ़नी। उसके बाद से 2005 में हमरा काशी विश्वविद्यालय में नौकरी करे के मौका मिलल, और तब से हम यहीं पे भूगोल विभाग से संबंधित बनी। और काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय ज्वाइन कैला के बाद से 2008 में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग घटना घटल काशी विश्वविद्यालय में, जेकर पूरा भोजपुरी क्षेत्र या भोजपुरी भाषी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये, कि भोजपुरी अध्ययन केंद्र स्थापित भइल शाही सर के नेतृत्व में। और एक तरह से जो ये अध्ययन केंद्र एक मूवमेंट की तरफ से, मूवमेंट की तरह एक रूप ले ललस, और विभिन्न विभाग में, विभिन्न संकाय में, चाहे वो साइंस हो या सोशल साइंस हो या आर्ट्स हो या इवन आईआईटी से, जो भी भोजपुरी जरा भी दिल में भोजपुरी क्षेत्र के लेके प्रेम भाव बा, वो सब मूवमेंट से जुड़ल, तरह तरह के अपना अपना काबिलियत के अनुसार सब लोग केंद्र में योगदान देवे कोशिश करें। यही सिलसिला में हम एडजंक्ट फैकल्टी भी शाही जी के वजह से ज्वाइन के लिए, एडजंक्ट फैकल्टी ज्वाइन के लिए भोजपुरी केंद्र में, और तब से अभी तक एक केंद्र से हमारा जुड़ाव बा। और अभी हम भोजपुरी क्षेत्र के भूगोल एक पेपर बा ओकरा के पढ़ाई ले, और ये बीच में एगो प्रयास भी भइल कि भोजपुरी क्षेत्र के नक्शा बनावे के। तो अभी प्रयास अधूरा ही रहल, कंप्लीट ना भइल, कई सारी दुश्वारियां आई, जिसके बारे में हम लोग बाद में बातें करेंगे लेक्चर में। और साथ साथ अभी हमारे साथ 2 शोध विद्यार्थी काम कर रहे हैं, और दोनों ही भोजपुरी क्षेत्र के ऊपर विषय, इनका जो क्षेत्र विषय वस्तु है भोजपुरी क्षेत्र पे है। सत्य प्रकाश हैं जो ग्रामीण अधिवास पे काम कर रहे हैं, और प्रियंका हैं जो भोजपुरी क्षेत्र की महिलाओं का कला और हस्तकला में योगदान का बा, और खास करके भारत और मॉरिशस दोनों के एक तुलनात्मक अध्ययन करता रही। और बड़ी खुशी के बात बा कि प्रियंका के नौकरी भी लाग गई बा असिस्टेंट प्रोफेसर में। हमारा उम्मीद बा कि आगे चल के भोजपुरी के भूगोल के ऊपर इनकर महत्वपूर्ण योगदान हुई। और ये 2 शोध विद्यार्थी और हम मिलके एक एगो डिक्शनरी बनावे के प्रयास बनी से हमनी के। वो डिक्शनरी बाटे भोजपुरी क्षेत्र के भौतिक भूगोल के ऊपर, खास करके जो जमीन बा, मिट्टी बा, इवन जो वनस्पति बा, हाँ, जल बा, नदी बा, सब को लेकर के जो भोजपुरी भाषा में विभिन्न नामन से जानल जाला। तो ए पर एक डिक्शनरी बनावे के हमने के प्रयास करते हैं, सब तीनों आदमी मिलके। भोजपुरी से जो मोहब्बत है, लगाव है, इसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, भूगोल विभाग में, वहाँ पे अधिकतर छात्र ये भोजपुरी क्षेत्र से ही आते हैं। तो मेरी एक कोशिश रहती है कि जो असाइनमेंट मैं इनको दूं, वो ज़्यादातर असाइनमेंट उन विषय वस्तुओं पे दूं जो खास करके जो भोजपुरी क्षेत्र को लेकर के जो ट्रेडिशनल विजडम है, या जो ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको बोलते हैं, जैसे खेत को लेकर के, खेती को लेकर के, मिट्टी को लेकर के, जल को लेकर, अधिवास को लेकर के, या रहन सहन को, इन तमाम विषय वस्तुओं पे मैं उनको असाइनमेंट देता हूँ। और साथ साथ एक और भी काम चलता, वो है कि जिसको अल्टरनेटिव मैपिंग बोलते हैं, या इंडिजिनस मैपिंग अकादमिक भाषा में बोलते हैं। इसके तहत हम ये कर रहे हैं कि एक गांव का, जो मेरा ही गांव है, तो सत्य प्रकाश जो हमारे शोध विद्यार्थी हैं, इनकी मदद से एक गांव का नक्शा बना रहे हैं। और उस गांव में जो ट्रेडिशनल जो नक्शे बनते थे, उससे बिल्कुल ही विपरीत नक्शा बन रहा है। इस नक्शे में
उन जगहों का और गांव को इस तरह से देखा जा रहा है जैसे गांव वाले खुद देखते हैं। पहले के जो नक्शे बनते आ रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि मिट्टी के आधार पर या फसल के आधार पर या लैंड की प्रोडक्टिविटी के आधार पर नक्शे बने। लेकिन ये जो नक्शा बन रहा है इसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो गांव में जो विभिन्न जगह हैं जिनको लोकली डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे आप सब जानते होंगे, कहीं जीरात होला, कहीं चौर होला, बहेड़ा होला, घेरावा होला, बिरित होला, शनिचरा पर या गैड़ा बा, बगैचा बा, सतनरिया पर बा, भागर बा, विभिन्न नाम से जानल जाला गांव के विभिन्न इलाका। तो कोशिश बा कि और ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट बा कि काहे कि यही नाम के आधार पे ही गांव के लोग एक दूसरे से बातचीत भी करला कि जैसे पूछला कि कहाँ जाता रहो तो बोला बीरित पर जाता नहीं या बहेड़ा जाता नहीं। तो गांव के लोगन के जो इमेजिनेशन में ये जब गांव के विभिन्न जगह जगह बनी जगह बा वही पे यही से काफी प्रभावित होला। अब एकरा बाद से इस पर्सनल और अकादमिक इंट्रोडक्शन के बाद से हम थोड़ा सा बात करें कि चाहता नहीं भोजपुरी क्षेत्र के जो भौगोलिक विशेषता बा एकरा ऊपर। ये लेक्चर में ये लेक्चर आधारित रही कुछ आंकड़ा पर, कुछ लिटरेचर पर और साथ साथ कुछ हमारा जो इमोशनल जो अटैचमेंट बा भोजपुरी क्षेत्र से लेकर के, तो ये पे भी आधारित रही। तो सबसे पहले ये बता दी भोजपुरी एक क्षेत्र भी है और एक ये लोग भी हैं। भोजपुरी का मतलब एक खास तरह के लोग भी होते हैं, एक भाषा भी है और साथ साथ एक संस्कृति भी है। तो भोजपुरी विभिन्न रूप में इस्तेमाल कईल जाला। अगर एक विस्तार देखल जाओ भोजपुरी क्षेत्र के तो एक जो सबसे हृदय बा वो बिहार के पश्चिमी भाग और फिर यूपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश या जरा के पूर्वांचल कहल जाला। एक अलावा झारखंड के पलामू वाला एरिया बा, पलामू और रांची, फिर नेपाल में जो तराई वाला बेल्ट बा जहाँ पे मधेसी लोग रहेला वहाँ पे भोजपुरी बोलल जाला। फिर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में भी भोजपुरी बोलल जाला। तो भोजपुरी क्षेत्र कुल मिला के जो गंगा नदी के बेसिन बा ओकरा बीचम बीच में बा, एगो मिडिल गंगा प्लेन कहल जाला। वो मिडिल गंगा प्लेन के भी मिडिल में भोजपुरी क्षेत्र बा। अब कितना लोग भोजपुरी बोलेला एकरा बारे में थोड़ा सा हमने के जान जाए। अभी 2011 सेंसस के जो डाटा लैंग्वेज पे आधारित डेटा बा अभी नहीं है। तो ये लैंग्वेज के जो डेटा हम बताते नहीं 2001 सेंसस के आधार पर कुल मिलाकर के 3,75,00,000 पूरे हिंदुस्तान में लोग भोजपुरी बोलेला। और इनमें बिहार में जौन बा 2,03,00,000 लोग और यूपी में 1,09,00,000 लोग। तो 3,75,00,000 पूरे हिंदुस्तान में और सिर्फ यूपी और बिहार मिला करके 3,12,00,000 लोग भोजपुरी बोलेला। और ये एकरा अलावा जैसे कि जहाँ जहाँ भोजपुरी के लोग हिंदुस्तान में गए बा, खास करके बॉम्बे में, कलकत्ता में, दिल्ली में बहुत भोजपुरी क्षेत्र के लोग पावल जाला, तो वहाँ पे भोजपुरी चलेला। और अभी हाल के दिन में ये देखा जाता कि दक्षिण भारत में बहुत प्रवास होता, माइग्रेशन होता भोजपुरी क्षेत्र से। तो केरला में, तमिलनाडु में और फिर कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बहुत सा, चूंकि ये क्षेत्र में जो जनसंख्या के दर बा काफी स्लो बा, तो लेबर के डिमांड ज्यादा बा और भोजपुरिया लोग मेहनत वाला लोग होला, मेहनतकश लोग होला, तो ये लिए यहाँ पे बहुत जबरदस्त माइग्रेशन बा। तो साउथ इंडिया में भी भोजपुरी के काफी जबरदस्त प्रेजेंस बा।
एक अलावा असम में भी भोजपुरी बोले वाला लोग मिल जाए, और गुजरात में भी मिल जाए, जम्मू एंड कश्मीर में भी भोजपुरी के लोग मिले, और बांग्लादेश में भी भोजपुरी बोले वाला लोग मिल जाए। वो बांग्लादेश में बिहारी कॉलोनी है वहाँ पे ढाका में, जो जो यहाँ से माइग्रेट कर गए थे। एक स्लम है, यूनेस्को का के स्लम है, जहाँ पे काफी लोग भोजपुरी बोलेला। तो कहे के मतलब कि भोजपुरी के जो भौगोलिक विकास विस्तार बटे, वो शायद हिंदी से कम नहीं के, नंबर हिंदी से कम बा, उर्दू से भी कम बा, लेकिन एक भौगोलिक विस्तार बहुत ही ज्यादा बा। और हिंदुस्तान तो छोड़ ही दिया जाए, पूरे विश्व में, विश्व के कई देशों में, त्रिनिदाद है, फिजी है, सूरीनाम है, मॉरिशस है, कनाडा है, यूएसए में जो लोग त्रिनिदाद और सूरीनाम से, या जो मॉरिशस में, सॉरी, कनाडा में गए हैं, यूएसए में गए हैं, वहां पे भी भोजपुरी कॉलोनी डेवलप नहीं है। तो कनाडा में भी, यूएसए में भी, तो एक वैश्विक लैंग्वेज भी है, वैश्विक लोग भी हैं भोजपुरी के लोग। एक भाषा भी एक विश्व स्तर पे बोली जाती है, एक संस्कृति भी है जो विश्व स्तर पे इसकी पहुंच है। तो अब इसका जो भौगोलिक जो वितरण देखें हिंदुस्तान के अंदर, तो सबसे पहले इसका एक जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन या रीजनल वेरिएशन कहते हैं, जो इसका प्रादेशिकता के आधार पर इसका वितरण देखें, तो 4 तरह की भोजपुरी हिंदुस्तान में बोली जाती है, बोलल जाला। पहिल का बा सदन भोजपुरी या दक्षिणी भोजपुरिया, जिनके 3 हिस्सा में बांटल गई बा। एक होला शाहाबादी भोजपुरी, जिनमें बक्सर बा, भोजपुर बा, रोहतास बा, कैमूर बा, यहाँ पे बोला जाला। दूसरा बा छपरहिया भोजपुरी, जो गोपालगंज, सिवान और छपरा में बोला जाला। और तीसरा बा पचमहिया भोजपुरी, जो बलिया और मऊ वाले इलाका में बोला जाला। दूसर जो प्रकार बा वो है उत्तरी भोजपुरी, जो चंपारण में, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिम चंपारण में। और पूर्वी चंपारण में तो सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले, पूरे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा भोजपुरी बोलने वाला जो लोग पाया जाला, वो पूर्वी चंपारण में पाया जाला। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोरखपुर, और गोरखपुर के अगल बगल में जितना भी जिला बा, बस्ती और फिर नेपाल, यहाँ पे उत्तरी भोजपुरी बोला जाला। एक अलावा वो बनारसी भोजपुरी होला, या पूरबिया बोलते हैं, या पूर्वी बोलते हैं। तो ये बनारस और एक अगल बगल जिला में बोला जाला, आजमगढ़, मिर्जापुर, और फिर छत्तीसगढ़ में भी बोला जाला। और एक वो बाटे नागपुरिया भोजपुरी, नागपुरिया भोजपुरी झारखंड के रांची और पलामू जिले में बोला जाला। एक अलावा भोजपुरी भाषा ऐसा बा कि जात के आधार पे भी एक वर्गीकरण कर दिया। अगर, क्योंकि जो टोन होला या टोनालिटी बोले के अंदाज होला, और डिफरेंट जाति में अलग अलग बा। तो एगो थारू भोजपुरी होला, थारू जो जनजाति लोग बोलेला, तो थारू भोजपुरी होला। उस तरह से एक डोमरा भोजपुरी होला। मधेसी लोग बोलेला मधेसी भोजपुरी, या जो मुसहर लोग बोलेला तो मुसहरी भोजपुरी बोला जाला। तो जात के आधार पे भी भोजपुरी के बोले में थोड़ा सा वेरिएशन बा। अब थोड़ा सा हमने के भाषा के स्क्रिप्ट और उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान जाओ, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि भोजपुरी 1894-93 तक एक कोर्ट की भाषा थी, एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा थी एक तरह से, क्योंकि इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी कैथी स्क्रिप्ट। और हुआ ये कि और कैथी स्क्रिप्ट तो हमारे अभी हाल फिलहाल में जो बुजुर्ग लोग हैं वो अभी भी जानते हैं। अब तो शायद बहुत कम ही लोग होंगे जो कैथी स्क्रिप्ट जानते होंगे।
तो क्या हुआ कि ये दौर है 1890 का दौर, 1880 का दौर, जब हिंदी और उर्दू को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ कि ये मातृभाषा को लेकर के राष्ट्र देश का मातृभाषा क्या हो। तो हिंदी और उर्दू को लेकर के तरह तरह के आंदोलन और लिटरेरी कार्य शुरू हुए। तो काफ़ी इस डिस्प्यूट की वजह से हुआ ये कि 1894 में जो जो कैथी स्क्रिप्ट थी उसको रिप्लेस करके देवनागरी स्क्रिप्ट कर दी गई। तो इससे हुआ ये कि जो जो एक यूनिक स्क्रिप्ट थी वो भोजपुरी की ख़त्म हो गई। तो इससे क्या हुआ कि हिंदी और उर्दू के झगड़े में अगर मुझे लग रहा है किसी भाषा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है भोजपुरी। और हिंदू का प्रेम, हिंदू धर्म के मानने वालों का प्रेम हिंदी के प्रति था और मुस्लिम के लोगों का उर्दू के प्रति बनने लगा। तो ये हिंदू मुस्लिम और हिंदी उर्दू का खेल ऐसा हुआ कि इसमें भोजपुरी को काफ़ी नुकसान हो गया। और ये नुकसान इस कदर हुआ कि समझिए कि अगर आपको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ आंकड़ा और देंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है, खास करके जो शहर में जो लोग रहते हैं वो लोग अपने आप को किस हद तक भोजपुरी से जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। तो इसके बारे में भी जिक्र करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब जैसे कि मैं बताया कि जो भोजपुरी का भौगोलिक विस्तार है वो हिमालय की पट्टी से लेकर के प्लेटू तक है, छोटानागपुर प्लेटू और सरगुजा तक है। और एक तरह से ऊपरी गंगा प्लेन है इसके ऊपर, और फिर इसके जो नीचे जो है लोअर गंगा प्लेन है। अगर इसकी भौतिक, इस क्षेत्र की भौतिक स्वरूप देखी जाए तो एक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसके जो पेरिफेरी है, किनारा है, किनारे में पहाड़ भी मिलेगा आपको, पठार भी मिलेगा, लेकिन जो इसका सेंट्रल जो पार्ट भोजपुरी क्षेत्र का है वहाँ पे जनरली जो है वो बहुत ही फ्लैट मोनोटोनस प्लेन है जिसमें बहुत सारा वेरिएशंस नहीं मिलते हैं, बदलाव नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भौतिक इसके जो स्वरूप है उसमें आप समझ सकते हैं एक भाभर है जो जो हिमालय के जो गिरिपदीय क्षेत्र है जहाँ बड़े बड़े नदियाँ जो है बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर्स ला करके इकट्ठा करती है, जहाँ पे नदियाँ लिप्त हो जाती हैं, हिमालय से निकलती है छोटी छोटी नदियाँ, तो उसको भाभर बोलते हैं और फॉरेस्टेड एरिया भी है ये। अब फिर उसके आगे वाला जो बेल्ट है वो तराई बेल्ट है, जहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि थारू लोग रहते हैं और ये दलदल क्षेत्र है, यहाँ पे नदियाँ फिर से सामने निकलती हैं बाहर। तो ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र है हिमालय के बाद से। और तीसरा जो बेल्ट आएगा वो मेन प्लेन एरिया वाला है। अब इस प्लेन एरिया जो समतल मैदान है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक तो बांगड़ बोलते हैं जिसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो पुराना फ्लड का प्लेन है, और दूसरा है खादर जिसको जहाँ लगभग हर साल या हर 2 साल पे बाढ़ आता है और वहाँ की मिट्टी बहुत ही जरखेज होती है। कई तरह की मिट्टियां भी पाई जाती हैं जिसका नाम भी है भोजपुरी क्षेत्र में, जैसे बलुई है, मिट्टी है, ऊसर है, जीरात है, चौरी है, रेहकट है, पिडौरी है। उसी तरह से यहाँ का अपवाह तंत्र देखें अगर भोजपुरी क्षेत्र में का जो है वो 3 तरह की नदियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सभ्यता का विकास हुआ है इन्हीं नदियों किनारे हुआ है। तो सबसे पहले जो वो नदियां हैं जो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, जैसे गंगा है, घाघरा है, गंडक है। और इस जो दूसर प्रकार की नदी वो प्रादीपीय भारत से, यानी जो प्लेटू से या हिल से नदियां आती हैं, जैसे सोन है, रिहंद है, कर्मनाशा है, कोयल है, कनहर है। ये नदी है जो पठार से आती हैं, और ये नदियां ज्यादा पुरानी हैं, हिमालय से जो आती हैं नदियां उनसे भी ये पुरानी नदियां हैं। और तीसरी प्रकार की जो नदियां हैं वो मैदानी इलाकों से ही उद्गम होती हैं, जैसे किसी लेक से या कहीं निकलती हैं, जैसे गोमती है,
सई नदी है, या बनारस में आप जानते हैं वरुणा है, या अस्सी है, उचरत टोन्स है। और जो मैदानी इलाके से नदियां हैं, ये जनरली छोटी नदियां हैं, और ये या तो गंगा या इसकी जो और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आकर के मिलती हैं। और ये नदियां आजकल बहुत ही खस्ते हालत में हैं, क्योंकि इन नदियों में जो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है नदियों के ऊपर। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे जैसे भोजपुरी क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं। एक और हम ये कहें कि भोजपुरी क्षेत्र में एक यूनिटी है, तो उस यूनिटी को हम कैसे समझें? वो क्या चीज़ है जो भोजपुरी बोलने वाले या भोजपुरी कहलाने वाले लोगों को जोड़ती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले तो विश्व में कई देशों में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक कॉम्पैक्ट एरिया में, ये बात सत्य है कि ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग ये यूपी बिहार के बॉर्डर एरिया में ही भोजपुरी बोलने वाले पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, और आजकल जब से ये मेरे ख्याल में जो गुलामों का ट्रेड बंद हुआ अफ्रीका से यूरोप के विभिन्न देशों में, और जहाँ पे गन्ने उगाए जाते थे, तो तब से जो अपने यहाँ से जो गिरमिटिया मजदूर का माइग्रेशन शुरू होता है 1890 और उसके बाद, तो मान लीजिए कि एक कई देशों में भोजपुरी बोलने वाले लोग पाए जाते हैं। और 1970 के बाद से जब जो गल्फ कंट्रीज में जो की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है पेट्रोलियम की वजह से, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाकर के काम करते हैं। तो रहते तो विश्व के अनेक जगहों पे हैं, लेकिन ये सोर्स ऑफ यूनिटी क्या है? क्यों क्या चीज़ है जो सबको एक एक आइडेंटिटी देती है? और ये क्या आइडेंटिटी कोई एक भाषा ही है क्या, कि ये लोग सारे भोजपुरी बोलते हैं, या एक खास तरह की भाषा बोलते हैं, या खास तरह के कपड़े पहनते हैं? तो इस पे बहुत लोगों ने लिखा है, और ये जो भी मैं पढ़ा हूँ और समझा हूँ, उन्हीं बातों को मैं अभी उठाऊंगा। तो सबसे पहला जो सोर्स ऑफ यूनिटी है, एक है कि वो है ऑब्सेशन फॉर लैंग्वेज एंड कल्चर। ये जानिए कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जिसकी लिटरेरी ट्रेडिशन बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, ये हमको मानना पड़ेगा। खास करके इसके पड़ोस में अगर मैथिली देखें, तो मैथिली में बहुत स्ट्रांग लिटरेरी ट्रेडिशन है। बांग्ला को तो भूल ही जाइए, और हिंदी और उर्दू में तो काफ़ी ही स्ट्रांग लिटरेरी ट्रेडिशन है। तो बहुत ही वीक लिटरेरी ट्रेडिशन होने के बावजूद भी लोगों में एक ऑब्सेशन है भोजपुरी लैंग्वेज को लेकर के। तो हम लोग अगर अलीगढ़ में भी पढ़ते थे, तो जब गोपालगंज, सीवान या छपरा के लोग आपस में मिलते थे तो भोजपुरी में ही बात करते थे। और जेएनयू में जहाँ पे ज़्यादा लिबरल स्पेस था, तो वहाँ पे और भी भोजपुरी के लोगों के बीच में बातें होती, भोजपुरिया लोगों के बीच में बातें होती थी, भोजपुरी में ही बातें होती थी। तो एक फीलिंग है इस भाषा को लेकर के, और एक ऑब्सेशन भी है यहाँ के लोगों में भी, कि जब देखते हैं कि दो बंगाल के स्टूडेंट आपस में मिलते हैं तो बांग्ला में बात करते हैं, जो उड़िया स्टूडेंट जेएनयू मिलते हैं आपस में उड़िया में बात करते हैं। तो शायद इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन इससे और मजबूत वजह यह है कि लोगों के दिलों में सचमुच एक प्यार है, एक जगह है भोजपुरी भाषा को लेके, जो भोजपुरी के लोग हैं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है एक जो स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ माइग्रेशन। और ये
माइग्रेशन का कल्चर मतलब प्रवास करना, देश छोड़ के विदेश जाना। हाँ, तो विदेशिया की जो संस्कृति, विदेश का मतलब ये नहीं कि अमेरिका या इंग्लैंड जाना, विदेश का मतलब कलकत्ता में भी जा रहा है तो परदेश कहते थे। तो बाहर जाने की एक जब से मैंने बताया कि जब ये ट्रेड, जो मानव का ट्रेड खत्म हुआ 1890 में, जब गुलाम का अफ्रीका से लोग गुलाम लोगों को लेकर के जाते थे विभिन्न कॉलोनीज में, तब से ही भोजपुरी क्षेत्र से विभिन्न देशों में लोग गए। और उसके बाद से कलकत्ता का जब विकास होता है एक स्ट्रॉन्ग मेट्रोपॉलिटन सेंटर के रूप में, तो कलकत्ता बहुत लोग जाते हैं। उसी तरह से आसाम में चाय का बागान में भी काम करने के लिए लोग जाते हैं। तो एक कल्चर है, और ये इसको आप कह सकते हैं कि एक कुछ एडवेंचरिज्म भी है, क्योंकि ऐसे ही कोई नहीं 7 समुंदर पार करता है कि मालदीव जाना है या सूरीनाम जाना है या मॉरिशस जाना है या फिजी जाना है, बहुत दूर है, फिर भी लोग जान जोखिम पे रख करके वहां पे जाते हैं। तो ये कल्चर है माइग्रेशन का। और तीसरा है, एक है स्ट्रगल और सफरिंग का। इस क्षेत्र के लोग, चूंकि जनसंख्या का घनत्व शुरू से ही ज्यादा रहा है, और आप वेस्टर्न यूपी में देखिए जहाँ पे अपर गंगा कैनाल बनता है, अंग्रेजों के जमाने में मिडिल गंगा कैनाल बनता है, लेकिन उस तरह का कोई इरिगेशन सिस्टम अंग्रेजों के दौरान बहुत ही विस्तार से इस क्षेत्र में नहीं होता है। तो एक सूखा बार बार आता है, बाढ़ तो आते ही रहते थे। तो ये सूखा आने से, बाढ़ आने से लोग को खाने पीने की, जीविकोपार्जन की समस्या आती थी। तो एक स्ट्रगल तो था, एवरीडे स्ट्रगल था, सफरिंग था। तो स्ट्रगल सफरिंग के साथ रहना, स्ट्रगल करके जीने की जो कला है, भोजपुरी क्षेत्र में बाखूबी लोग जानते हैं। और इसलिए एक श्रम को लेकर के या लेबर को लेकर के, श्रम को लेकर के बहुत ही रिस्पेक्ट है भोजपुरी क्षेत्र में। जो लोग इसीलिए आप भोजपुर के जो भी भोजपुरी क्षेत्र से लोग हैं, बहुत ही श्रम करने वाले होते हैं, और मेहनत कश लोग होते हैं, मेहनत काफी करते हैं, और फिजिकल लेबर काफी करते हैं। जो तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, चौथी चीज वो है मटेरियल कल्चर यहाँ का। एक तो ये है कि जो भोजपुरी संस्कृति जो है, और इसका जो मटेरियल कल्चर अगर आप देखें तो ये लोकली जो अवेलेबल रॉ मटेरियल्स हैं, उनके आधार पे मटेरियल कल्चर का विकास होता है। तो जैसे मिट्टी के बनाए जाने वाले तमाम तरह के बर्तन हैं, तो ये बहुत ही प्रचलित रहे हैं अपने एरिया में। और उसी तरह से जो रस्सी बनाने की कला या दौरी बनाने कला, जो मूंज पर आधारित है, जो मूंज जो एक घास है, तो ये लोकल मटेरियल्स को यूज करके और उसको एक वस्तु के रूप में डेवलप करना, विकसित करना, ये भोजपुरी क्षेत्र की बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग निशानी है। तीसरी ये है कि कास्ट स्पेसिफिक सॉन्ग्स आपको दिखने को मिल जाएंगे, खास करके अगर हमने के देखा जाओ तो जैसे बिरहा जी में माइग्रेशन और प्रवास और जो सिपरेशन, अलग होने के होके के ऊपर काफी चित्रण रहेला। तो बिरहा यादव कम्युनिटी में काफी गावल जाला। उसी तरह कहरवा बा, तो कहार कम्युनिटी में जो जो औरत और आदमी दोनों मिल कर गाते हैं कहरवा। उस तरह कोलू सॉन्ग, कोलू गीत, वो खासकर बनिया कम्युनिटी जो तेल पेरने वाले लोग हैं वो गाते हैं। उसी तरह से कि जाता गीत भी आप सब लोग वाकिफ हैं, गेहूं पीसते हुए या मक्का दरते हुए या बाजरा दरते हुए, मक्का दरते हुए लोग जाता सॉन्ग औरतें गाती हैं, और इस जाता सॉन्ग में अपने दर्द को बताती हैं।
और एक और है कि जो नेचर से जो क्लोजनेस है, इससे आप देख सकते हैं कि जितने फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उसमें एक सीजनलिटी है। और साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे मेले जो बहुत यूनिक है, हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व में जो बहुत ही प्रमुख मेले जो हैं, जो दोनों ही जानवरों के, पशुओं के मेले हैं, और दोनों ही भोजपुरी क्षेत्र में हैं। और आप दादरी का मेला या सोनपुर का मेला, ये दोनों ही भोजपुरी क्षेत्र में है। हाँ। और एक और खास बात है भोजपुरी क्षेत्र के लेकर के, ये बात बाकी भोजपुरी क्षेत्र अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र में विभाजित बा। तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश में बा, कुछ लोग बिहार में बा, कुछ लोग छत्तीसगढ़ में बा, कुछ लोग नेपाल में बा, कुछ लोग झारखंड में बा, और अब तो देखल जाओ तो बॉम्बे और दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में भी भोजपुरी क्षेत्र के लोग पाओ जाला। तो डिफरेंट पॉलिटिकल टेरिटरी में, मतलब क्षेत्र में भोजपुरी लोग पाओ जाला। तो और इसके बाद से हम बात करेंगे कि जो जो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, बड़ा ही यूनिक है। अब एक उदाहरण दूं, जैसे अभी मैं बताया कि भोजपुरी क्षेत्र के लोग विभिन्न रियासत में पाए जाते हैं, राज्य में पाए जाते हैं। अब एमे जब अपने खास करके बिहार में जब शादी उदी होला, तो ब्राह्मण परिवार में अगर लड़कियन के शादी होला, तो एक बावजूद कि मिथिला में ब्राह्मण बहुल क्षेत्र बा, वहाँ पे शादी ना होला। बिहार में ब्राह्मण परिवार के लड़कियन के शादी उत्तर प्रदेश में होला। तो कहे का मतलब कि राजनीतिक रूप से अलग बा, लेकिन भोजपुरी चूंकि उत्तर प्रदेश में भी भोजपुरी बोला जाला, बिहार में भी भोजपुरी बोला जाला, तो एगो अपनापन बहुत स्ट्रांग बाटे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में। और अपनापन के वजह ही बाकी दोनों क्षेत्र में ही भोजपुरी बोला जाला। और ये जो माइग्रेशन या प्रवास होला, मैरिज माइग्रेशन एकरा कहल जाला, तो ये औरतन के खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बाटे मैरिज माइग्रेशन में, कि जहाँ जहाँ औरत जाली वहाँ अपना यहाँ के प्रैक्टिस लेकर के जाली। तो आप हम लोग देख पाएंगे कि जैसे बनारस में छठ इतना इम्पोर्टेंट हो गई बा। हम तो 2005 में बनारस आई, लेकिन 2005 से और अभी देखा जाओ तो छठ के लेकर के जितना उत्साह और जितना भीड़ और पार्टिसिपेशन आजकल होता है, 2005 में ना होता है। तो एक ऐसा होल बा कि शायद बनारस के सबसे बड़ा पर्व में से एक छठ भी पर्व हो गई बा। और सिर्फ बनारस ही ना, अब दिल्ली में भी या बॉम्बे में भी और साउथ इंडिया में भी ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होल बा। तो कहे का मतलब ये बा कि औरत भोजपुरी क्षेत्र से जहाँ जहाँ भी लड़की जानी, अपना साथ अपना कल्चर भी लेकर के जानी। तो कल्चर के विस्तार में भोजपुरी क्षेत्र के औरत के या लड़कियन के बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश काल में एक आप सब जानते हैं, ग्रायरसन साहब थे, बड़े ही लिंग्विस्ट थे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया पूरे भाषा को लेकर के इंडिया में। और ख़ास करके उनको भोजपुरी से काफ़ी मोहब्बत था, और भोजपुरी क्षेत्र के लोगों से भी काफ़ी मोहब्बत था। और भोजपुरी क्षेत्र के लोगों को उन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया, यानी उनको जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसमें बोल रहे हैं कि जो भोजपुरी क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत ही मैस्कुलाइन हैं, और बहुत ही स्ट्रांग और एडवेंचरिस्ट हैं। तो इस वजह से कह रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेजों के फौज में भोजपुरी क्षेत्र से बहुत लोग जाते थे। और साथ साथ जो बंगाल में जो चाहे वो कलकत्ता हो या बंगाल के और भी जो जमींदार जहाँ जहाँ रहते थे, या बर्मा में, तो ज्यादातर उस जमाने में चौकीदार थे वो भोजपुरी क्षेत्र के ही रहते थे।
तो वो इस वजह से इसको बोला जाता था, मतलब इन्होंने ये माना कि ये बहुत ही एडवेंचरिस्ट भी हैं और स्ट्रांग भी हैं, मैस्कुलिन एक आइडेंटिटी बनी भोजपुरी क्षेत्र के लोगों को लेकर के। और इसी संदर्भ में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये है, भागल भागलपुर के भगेलुआ, कहलगांव का ठग, सुनी पवे भोजपुरिया, तो तुरे दोनों दिए रग। अगर भागलपुर का भगेलुआ है या कहलगांव का कोई ठग है और ये बात भोजपुरिया जान गया तो आपका उनका रग तोड़ देगा। हाँ, तो इस तरह की जो एक इमेज उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में खास करके भोजपुरी में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर बनी। ग्रायरसन की बात हो रही थी, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है ग्रायरसन की, वो है बिहार पीजेंट लाइफ, और ये 1885 में उन्होंने लिखा था, और ये किताब मैं जेएनयू में था, पढ़ा था। और आजकल ये किताब जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप जो लोग भी, मुझे लग रहा है कि जो भी छात्र हैं या जो लोग भी इसमें भोजपुरी क्षेत्र को लेकर के जिनके दिल में जगह है, तो उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और ये समझ जाइए कि इस किताब में उन्होंने भोजपुरी क्षेत्र की जो सांस्कृतिक जो मटेरियल कल्चर है या सांस्कृतिक विरासत है, उनको एकदम इतना बढ़िया से पेश किया है। तो उसमें जैसे हल, पैना से लेकर के जाप, जो भी जो मटेरियल, छैटी, छैटा, दौरा, दौरी, सिकौता, जो भी जो मटेरियल कल्चर है इस क्षेत्र में बना यूज होता है, उस सबका उन्होंने स्केच किया है और साथ साथ वो सबके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया है। उसी तरह के भोजपुरी क्षेत्र में जो मिट्टियों के प्रकार हैं, जो प्रकार भोजपुरी क्षेत्र के लोग खुद बोलते हैं कि ये बलुई मिट्टी है या किचली मिट्टी है या ये चौरी मिट्टी है, तो इन सब का डिस्क्रिप्शन दिया है। भोजपुरी क्षेत्र में जो वनस्पतियां हैं, इनके बारे में वर्णन किया है। जो खेत हैं विभिन्न प्रकार के या जो फसल उगाए जाते हैं, उन सब का नाम लिखा है, उनके बारे में वर्णन किया है और उनका स्केच बनाया है। तो एक तरह से ये किताब पढ़ने से आप आप उस दौर के भोजपुरी क्षेत्र में जैसे आप घूमने लगते हैं। हाँ, और इतना ही बहुत बड़ा ही खूबसूरत ढंग से उसको इन्होंने चित्रण किया है। और मुझे लग रहा है कि किसी न किसी को इस किताब को, जो भाषा के विद्यार्थी हैं, इसको ट्रांसलेट अगर कर दें हिंदी में या भोजपुरी में, तो बड़ी ही एक सेवा होगी भोजपुरी को लेकर के। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो जो जिसको अंग्रेजों ने जो जिक्र किया है कि जो बताया कि भोजपुरी के लोग एडवेंचरिस्ट होते हैं। हालांकि एडवेंचर तो था, भोजपुर से लोग बाहर बिल्कुल ही जाते थे, और जाते थे तो इसमें सिर्फ एडवेंचर एक एलिमेंट था, लेकिन बेस में हम लोग जानना है कि वो एडवेंचर क्यों था, कि स्थिति इतनी भयावह थी कि ये एक तरह से सर्वाइवल के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए उनको जाना जरूरी था। तो जो प्रवास होता है दूसरे देशों में, सिर्फ एडवेंचर के वजह से नहीं होता है, गरीबी की वजह से होती है। और गरीबी का आलम क्या होगा ये समझा जा सकता है कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, उस समय की टेक्नोलॉजी के से जहाज़ें जो चलती थी, उसमें लोग बैठ करके महीनों महीनों समुद्र में रह करके जाते थे। तो ये स्ट्रगल था एक सर्वाइवल के लिए। लेकिन एक बात है कि भोजपुर में जो लोग रहते हैं काफ़ी स्वाभिमानी हैं। जो भी लेबर में विश्वास करता है, मेहनत पे विश्वास करता है, वो स्वाभिमानी होगा ही होगा। और ख़ास करके आप लोग देख सकते हैं कि
जो अपने क्षेत्र से, यूपी से, बिहार से जो मजदूर बॉम्बे गए हैं, गुजरात में गए हैं, बेंगलोर में काम करने गए हैं, दिल्ली में काम करने गए हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। और परेशानी का सबब ये है कि दिल्ली से बहुत लोग पैदल ही चल दिए हैं या पैदल ही आकर के घर पहुंचे हैं, बॉम्बे से चल दिए हैं, गुजरात से चल दिए हैं। अभी परसों की खबर है कि कर्नाटका बेंगलोर से रेल चलनी थी झारखंड के लिए, फिर ये डिसीजन वापस लिया सरकार ने। तो कई सारे लोग पैदल ही चल दिए। तो ये स्वाभिमान नहीं है तो क्या है कि अपनी जान को रिस्क रख करके इतने दूर से बेंगलोर, समझ सकते हैं पूरी दक्षिण छोर में है भारत के, वहां से लोग पैदल आने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही जो कोविड की वजह से जो त्रासदी हुई है, तो ये समझना होगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सफरर हैं वो जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा भोजपुरी क्षेत्र के ही लोग हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अभी गल्फ में भी बहुत लोग फंसे हुए हैं। और तारीफ की बात है कि अगर कोई चाइना में फंसा हुआ है या यूएसए में फंसा हुआ है, यूरोपियन देशों में फंसा हुआ है, उनको तो फ्लाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार ला रही है। लेकिन ये गरीब मजदूर जो फंसे हुए हैं, इनके बारे में कोई चिंता नहीं है। और एक बिल्डर लॉबी मिल जाती है सरकार से तो ट्रेन कैंसिल हो जाता है। और एक तरह से ये गुलामी ही तो है, बंधुआ मजदूरी या गुलामी का ही निशानी है कि लोगों की, मजदूरों को नहीं आने देना है बेंगलोर से। तो ये इस तरह की स्थिति है। आखिर में मैं एक बात उठाऊंगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आज ही डेटा देख रहा था कि भोजपुरी जो स्पीकर्स हैं हिंदुस्तान में और खासकर यूपी और बिहार में, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो डेटा बता रहा है कि जिस जिले में जो भोजपुरी इलाके का जिला है, ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं, यानी अर्बनाइजेशन जहाँ पे कम है, अर्बन पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे भोजपुरी स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं। और जिस जिले में बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स डेवलप हो गए हैं, जैसे बनारस इस क्षेत्र का बड़ा अर्बन सेंटर है, गोरखपुर भी है, तो यहाँ पे जो भोजपुरी स्पीकर्स हैं यहाँ पे कम हो गए। तो ये स्थिति हम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ 2001 सेंसस से, क्योंकि अभी 2011 सेंसस का जो लैंग्वेज डेटा और रिलीजन डेटा नहीं आया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन अंदाजा है कि लगभग अभी जो टोटल जो भोजपुरी स्पीकर्स जो 2001 सेंसस में थे उससे कुछ बढ़े हैं। अभी 51 मिलियन के करीब में, यानी 5 करोड़ 10 लाख लोग 2011 सेंसस के अनुसार भोजपुरी बोलते हैं। और जैसे अब देखिए, गोपालगंज जिला है जो मेरा पैतृक स्थान है, जो पैतृक जिला है, वहां की जो कुल जनसंख्या है 21,52,000 है। और 21,52,000 में 20,18,000 लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि गोपालगंज जिला, जहाँ पे बहुत ही वन ऑफ द लीस्ट अर्बनाइज्ड, सबसे कम अर्बन जनसंख्या किसी जिले में पूरे हिंदुस्तान के जिलों में है, उसमें से गोपालगंज भी एक जिला है। तो वहां पे समझ जाइए कि 93.74% लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं, या यूं कहें कि इतना परसेंट लोग बोलते हैं और सेंसस में बताते हैं। सेंसस का ये डेटा बता रहा है कि वो लोग बोलते हैं कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं कि हम लोग भोजपुरी बोलने वाले हैं।
अब दूसरा जिला देखते हैं जहाँ पे मैं अभी फिलहाल रहता हूँ, और जहाँ पे पूरबिया भोजपुरी बोली जाती है, या पूर्वी भोजपुरी या काशी भोजपुरी बोलते हैं, जहाँ पे जिसे बनारस कहें। बनारस की जो डिस्ट्रिक्ट की बात मैं बोल रहा हूँ, शहर की नहीं, पूरे बनारस डिस्ट्रिक्ट की 2001 की जनसंख्या पे मैं चूंकि कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि 2011 का डेटा लैंग्वेज डेटा नहीं है, इसीलिए मैं टोटल जनसंख्या भी बनारस का 2001 का ही ले रहा हूँ, और गोपालगंज में भी 2001 का ही लिया। तो बनारस की जो कुल जनसंख्या है 2001 सेंसस के अनुसार, वो है 31,38,000, और 31,38,000 में मात्र 3,07,000 लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी तो शायद बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन इतना लोग सेंसस जब सर्वे सेंसस होता है तो सिर्फ 3,07,000 लोग ही बताए कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं। अब बाकी लोग क्या बताए, या तो हिंदी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चूंकि बनारस एक हाईली अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरह से गोरखपुर में जो कि एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट केंद्र है भोजपुरी का, वहाँ पे भी चूंकि अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ है, तो और जहाँ पे भी अर्बनाइजेशन ज्यादा हुआ है वहाँ पे भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कम हुई है भोजपुरी क्षेत्र में। ये बात अलग है कि अभी बॉम्बे में जाएं आप, दिल्ली में जाएं, कलकत्ता में, तो वहाँ भी भोजपुरी बोलने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे। इवन पटना में, पटना एक मगही इलाका है, पटना जो डिस्ट्रिक्ट है मगही इलाके के केंद्र में है, लेकिन पटना में भी भोजपुरी बोलने वाले, और ये सेंसस बोल रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के लोगों में एहसास है, और इस बात को वो बेफिक्र होकर के और बहुत गर्व से बोलते हैं कि हम भोजपुरी बोलने वाले हैं। तो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम भोजपुरी बोलते हैं घर में, लेकिन जब डेटा कलेक्शन करने सेंसस से ऑफिसर आता है तो वहाँ पे बोलते हैं हम उर्दू बोलते हैं, वहाँ बोलते हैं हम हिंदी बोलते हैं। तो भोजपुरी जो है हिंदी और उर्दू, या यूँ कहें कि हिंदू और मुस्लिम की शिकार बन गई है। जो हिंदू और मुस्लिम में जो कंपटीशन है उर्दू और हिंदी को लेकर के, और ये कंपटीशन करीब 125 सालों से 150 सालों से है, और तो इस वजह से इसको जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। तो अभी एक समय है कि अगर इस तरह से, क्योंकि हिंदी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेडेस्टल पे है, और हिंदी को अब किसी बात से डर नहीं है। तो हमको लग रहा है कि अभी अगर भोजपुरी पे थोड़ा सा खास करके जोर दिया जाए, और इसके लिए एकेडमिक स्तर पे जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काम चल रहा है, छपरा या कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी काम चल रहा है, और विदेशों में भी काम चल रहा है, मॉरिशस में काम चल रहा है। तो एकेडमिक स्तर पे काम चल रहा है, लेकिन अ, जो जो मूवमेंट एकेडमिक स्तर पे है, वो मूवमेंट धरातल पे नहीं दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस चीज इस इशू को लेकर के और एकजुटता की जरूरत है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके, हिंदी उर्दू की राजनीति से ऊपर उठ करके हमने के प्रयास करे के बाद कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाओ। और जब तक भोजपुरी तो जिंदा रही, इनमें कोनो दो राय नहीं नहीं है, लेकिन भोजपुरी के साथ अगर हमनी के रोजी रोटी ना जोड़ल जाओ, नौकरी में और भोजपुरी पढ़े वाला के नौकरी ना मिले, हाँ, तो एकर थोड़ा सा विकास रुक जाए, विकास ना हो पाए, हाँ, और ये भाषा कमजोर हो पाए। तो यहीं पे हम ख़त्म करें। अगर देखता हूँ किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग
पूछ सकते हैं। देखिए जरा। अगर एक प्रश्न बा कि भोजपुरी क्षेत्र में मानव विकास सूचकांक में काफी नीचे बा, तो एकर वजह का बा। तो भोजपुरी क्षेत्र में दो तीन चीज बा। पहली बात, हम ये कहना चाहत कि जैसे भोजपुरी एक एग्रीकल्चर डोमिनेटेड क्षेत्र बा। तो एमे जैसे वेस्टर्न यूपी में जैसे विकास भइल इरिगेशन के, अपर गंगा कैनाल बनल, ये लेवल पे कॉलोनियल पीरियड में हिंदुस्तान में विकास ना भइल। दूसरी तरफ बंगाल के अगर देखल जाओ तो बंगाल में एगो मेट्रोपॉलिटन सिटी बनल कलकत्ता। अगर ये कलकत्ता क्या है, एक जिसको पैरासाइटिक सिटी भी बोलते हैं, जिसका मतलब ये बल्कि वो एक पैरासाइट के रूप में काम कर रहा है कि जो भी उसके किनारे किनारे जो भी जो एरिया है या जिसको हिंटरलैंड बोलते हैं, तो उसमें बिहार भी एक हिंटरलैंड था। आप तिनकटिया सिस्टम जानते होंगे नील की खेती को लेकर के। तो एक चूसने के काम किया और ब्रेन ड्रेन का तो हुआ ही। जैसे जो भी नवयुवक थे वो सब कलकत्ता जाते थे, और साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल था वो कलकत्ता जाता था, और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट था वो उसके लिए भोजपुरी क्षेत्र मार्केट था। तो एक टिपिकल कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में डेवलप हुआ जो ये क्षेत्र है ईस्टर्न यूपी और बिहार का। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर डेवलप करता है तो शायद इकोनॉमिक विकास होता, तो इसके साथ साथ एजुकेशन में भी विकास होता। लेकिन ये दुर्भाग्यवश नहीं हो पाया। तो अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि ये कॉलोनियल जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, और कलकत्ता के हिंटरलैंड के नज़दीक में हम लोग होने की वजह से तो हम लोगों को काफी नुकसान हुआ। हाँ, ये शाही जी सही। आप नहीं, राज सिंह साहब आप सही बोलते नहीं कि ऑब्सेशन सही शब्द नहीं है। ज्यादा अच्छा शब्द होके चाहिए माटी से प्रेम बा, बिल्कुल। एमे हमरा ये बात के हम स्वीकार करते नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगन के। और चूंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ना रहा, और भोजपुरी में थोड़ा, हम घर में तो भोजपुरी बोली ले, लेकिन थोड़ा सा एकाडमिक स्तर पे हम अपने आप के भोजपुरी में एक्सप्रेस ना कर पानी है, तो ये लिए क्षमा प्रार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो 1 मिनट टाइम है। स्कूल को इंट्रोड्यूस करना, स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। भोजपुरी के उत्थान के लिए स्कूली स्तर पर इसको इंट्रोड्यूस करना। आप क्या समझते हैं? मैपिंग की चुनौती के बारे में सदानंद शाही सर ने पूछा है। तो इसमें तो सबसे दिक्कत यह है कि जैसे बनारस में या आप जौनपुर में देखिए, जौनपुर में एक तहसील है कराकत। अब कराकत तहसील में लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन जब सेंसस का डेटा देखेंगे तो वहां पे बहुत ही कम लोग रिटर्न करते हैं जब भोजपुरी की बात आती है। तो जैसे बनारस जैसे
जिले में जो भोजपुरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर है, बनारस जैसे जिले में सिर्फ 9.78% भोजपुरी लोग बोला था। लोग तो ज्यादा बोलत हुई, लेकिन कहे बोले ला, लेकिन कहे का मतलब कि सेंसस में इतना ही परसेंट लोग रिटर्न करता। तो कहे का मतलब अगर सेंसस के आधार पर हमने के अगर मैप बनाओ को के भोजपुरी क्षेत्र के, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम हो जाए, क्योंकि डेटा रियलिटी का रिफ्लेक्ट नहीं करता। लोग भोजपुरी बोला था, लेकिन रिटर्न करता उर्दू, रिटर्न करता हिंदी। तो हमरा कहे का मतलब ये बा कि एकरा भोजपुरी क्षेत्र के नक्शा बनावे के होके, तो ए लिए भोजपुरी क्षेत्र का जो बाउंड्री है उसके किनारे फील्ड या गाड़ी से और कोई घूमे फील्ड वर्क करे, और उसको फिर नक्शे पे मार्क करते हुए चले, और पूछते हुए चले लोगों से कि भाई आप ये भोजपुरी बोलने वाला गांव है या भोजपुरी बोलने वाला नहीं गांव है, ये बाउंड्री कहाँ से, सीमा कहाँ से जाती है। तो तभी ये पॉसिबल है, और एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये अगर कोई प्रोजेक्ट लेता है तो बहुत ही अच्छा काम होगा ये भोजपुरी क्षेत्र का, क्योंकि पुराने जितने भी मैप बने हैं वो सिर्फ सेंसस के आधार पर बने हैं, और ज्यादातर मैप एक्यूरेट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर फील्ड सेंसस डेटा भी आधार माना जाए, लेकिन साथ साथ अगर फील्ड विजिट करके फील्ड वर्क करके अगर मैप बनाया जाए, तो एक बड़ा ही एक्यूरेट और शानदार मैप होगा। एक प्रश्न है कि भोजपुरी को स्कूल स्तर पे इंट्रोड्यूस किया जाए तो कैसा रहेगा। तो मेरा जवाब यही होगा कि देखिए, जो लर्निंग होती है मातृभाषा में सबसे अच्छी लर्निंग होती है। तो एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल में मुझे लग रहा है कि जो अर्ली लर्निंग फेज है, तो प्राइमरी स्कूल में अगर भोजपुरी में अगर पढ़ाई जाए, क्योंकि आजकल बहुत जोर है कि जो लेसन प्लान हो या शिक्षा हो, वो सिर्फ लोकल भाषा में ही ना हो, लेकिन लोकल एरिया के बारे में भी हो, क्योंकि उदाहरण जो है वो लोकल क्षेत्रों से आना चाहिए, जो सराउंडिंग से आना चाहिए। तो सराउंडिंग से अगर आप उदाहरण देंगे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो लेकिन उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो उदाहरण देंगे वो तो उसका भाषा तो भोजपुरी में सबसे ज्यादा, और भोजपुरी में उसको उदाहरण देंगे तो सबसे बढ़िया उदाहरण होगा, बहुत अच्छा से समझाया जा सकता है बच्चों को। तो मेरा मानना है कि प्राइमरी स्तर तक तो कम से कम भोजपुरी में होनी चाहिए जो एजुकेशन, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और धन्यवाद देवेंद्र तिवारी सर, आपने मुझे मौका दिया और भोजपुरी लोगों से बात करे के मौका मिला। ये हमारे लिए, हमरा खातिर बहुत ही बड़ बात बा, और हमें उम्मीद बा कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग संपर्क में रहे, और हम आखिर के जरिए हम जुड़े के चाहत ये भोजपुरी मूवमेंट से। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।